नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो शामिल हैं। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि प्रश्नकाल के दौरान सांसद जनहित से जुड़े कौन कौन से सवाल आज पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता पराक्रम सिंह शेखावत और रवींद्र सिंह शोरान, ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा के आज के एजेंडे, आज की कार्रवाई से जुड़ा हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता जी। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू के लोकसभा सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। ये तीनों मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम आज की कार्रवाई और एजेंडे को लेकर, इस सत्र को लेकर तमाम बातचीत करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। आइए संसद में आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया विचार और पारित करने का करेंगे प्रस्ताव। विधेयक में सहायक रिप्रोडक्टिव प्रौद्योगिकी सेवाओं में सुरक्षित और नैतिक तौर तरीकों को अपनाने के प्रावधान। राज्यसभा के एजेंडे में बांध सुरक्षा विधेयक, बांधों की चौकसी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव के प्रावधान, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के गठन का भी प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों में पेश होगी वाणिज्य और रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट। शिक्षा, महिला, बाल, युवा कार्यक्रम और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी किए जाएंगे पेश। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों ही सदनों की जो कार्यसूची है उसमें अहम कामकाज लिस्टेड है, शामिल है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं लोकसभा में आज क्या है खास। लोकसभा में आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों के वेतन और सेवा शर्तों में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश किया जाएगा। साथ ही द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 यानी सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 पर भी सदन में विचार होगा। इसके अलावा केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों 2018, 2019 और 2020-21 के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति को लेकर बयान देंगी। लोकसभा उपचुनाव में दादरा और नागर हवेली संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद कलाबेन मोहन भाई देलकर सदस्यता की शपथ लेंगी। इसके अलावा सभा पटल पर अहम मंत्रालयों से संबंधित पत्र भी रखे जाएंगे। साथ ही संसदीय समितियों के रिपोर्ट भी पेश की जानी है। और संसद भवन परिसर में फिलहाल हम सीधा रुख करेंगे जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत। पराक्रम, आज के एजेंडे को लेकर हम बात करें। कल हमने देखा शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और संसद से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने से जुड़ा बिल पास हुआ। हालांकि हमने देखा अवरोध भी हमें देखने को मिला जिसके चलते और कोई कामकाज नहीं हो पाया। आज के एजेंडे को अगर हम देखें तो कितना अहम दिन लोकसभा के नजरिए से आज रहेगा? प्रीति, संसद का शीतकालीन सत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सदन का निर्बाध तरीके से बगैर किसी व्यवधान के सदन की कार्यवाही के संचालन का होना। संसद के शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत हुई वो हंगामेदार रही। विपक्ष ने रणनीति के तहत अपने विभिन्न मांगों को लेकर के संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया और इस हंगामे और शोर शराबे के बीच ही हमने देखा कि कृषि सुधार से जुड़े हुए जो तीनों विधेयक थे वो पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा से वापस ले लिए गए।
गए, रद्द कर दिए गए। और इसके बाद लोकसभा की आज की कार्यवाही की बात करें तो विभिन्न मंत्रालयों से प्रश्नकाल के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने हैं। विधायी कामकाज का ब्यौरा आपने भी दिया, लेकिन इन सब के बीच में जो महत्वपूर्ण है वो है सरकार और विपक्ष के बीच तालमेल की रणनीति की। चूंकि आज मंगलवार का दिन है प्रीति, और मंगलवार का दिन भाजपा संसदीय दल की बैठक के लिए निर्धारित होता है, जिसमें रणनीति तय होती है कि किस तरीके से आगे सदन में सरकार का और जो सरकार के जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उनकी भूमिका क्या कुछ रहेगी। और साथ ही आपको बता दूं कि ये जो अभी का समय है इसमें विपक्ष के सांसदों की जो बैठक है वो भी चल रही है, और इसमें रणनीति ऐसी बन रही है कि सरकार को किस तरीके से घेरना है। तो हम सबसे पहले तो उम्मीद ये करें कि सदन बगैर किसी व्यवधान के सदन का सुचारू संचालन हो सके। कल कृषि सुधार से जुड़े हुए विधेयकों पर चर्चा नहीं कराई जा सकी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम चाहते हैं कि चर्चा हो, लेकिन उसके लिए सदन का मर्यादित होना बहुत जरूरी है। और लोकसभा की आज की कार्यवाही की बात करें तो लोकसभा में आज प्रति उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक सूचीबद्ध है विचार और पारित किए जाने के लिए। और इसके अलावा महिला सशक्तिकरण स्थायी समिति, वित्त संबंधी स्थायी समिति और अधीनस्थ विधान समिति, जो तमाम सारे ये महत्वपूर्ण विधेयक आज की कार्यसूची में शामिल है, जो कि महिलाओं की जो प्रजनन जो अधिकार हैं उनको उनसे जुड़े हुए कई सारे महत्वपूर्ण प्रावधान इस विधेयक में शामिल किए गए हैं, जिन पर चर्चा होगी। और जैसा कि बताया कि प्रश्नकाल से शुरुआत होगी। प्रश्नकाल में विभिन्न मंत्रालयों से कई सारे महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने हैं, जिनमें मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, भारी उद्योग, गृह मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण, ये तमाम सारे ऐसे मंत्रालय हैं जिनसे आज प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछे जाएंगे। प्रीति, बिल्कुल पराक्रम, आप हमारे साथ बने रहिए। जो जिन तमाम विधेयकों की आपने बात की, साथ ही प्रश्नकाल का भी जिक्र किया, इसके अलावा और भी जो कामकाज है उन पर हम विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे और इनके प्रावधानों पर भी नजर डालेंगे। लेकिन इस समय मैं जो शुरुआती कमेंट है वो लूंगी। हमारे साथ स्टूडियो में जेडीयू के लोकसभा सांसद दुलाल चंद गोस्वामी जुड़े हुए हैं। गोस्वामी साहब, आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और इस सत्र को लेकर तमाम आशाएं और उम्मीदें हैं कि पिछले सत्र से ये बेहतर सत्र साबित हो। आज के दिन के एजेंडे के हिसाब से, कामकाज के लिहाज से आप कितना अहम दिन मान रहे हैं आज का? देखिए, संसद सत्र का तो प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण है। कृषि बिल अभी जनता के बीच आया भी नहीं और सरकार ने कहा कि चलिए जैसे आया था वैसे सरकार वापस ली और हंगामा हो गया। अब आज वो लोग बैठक कर रहे हैं, विपक्ष वो क्या निर्णय करेंगे। लेकिन देखिए, सांसद जब चलेगा तभी सांसद में बात होगी, पक्ष का बात हो, विपक्ष का बात हो, जनता के बीच जाएगी, जनता निर्णय करेगी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और हम तो ये बोलेंगे कि सांसद का सत्र चलना चाहिए और आज भी चलना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो जनता के हित में है, देश के हित में, उस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा को स्वीकार करना चाहिए। हंगामा करके देश में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और लोकतंत्र का जो लोकसभा का जो मर्यादा है उसको भी हम लोग भंग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, बाकी जो दोनों मेहमान हैं उनसे भी मैं शुरुआती कमेंट लूंगी। लेकिन आगे अपने दर्शकों को पहले हम बता दें कि जो लोकसभा के एजेंडे पर हमने नजर डाली है, अब उच्च सदन यानी राज्यसभा का जो आज का एजेंडा है वो किस तरह से खास रहने वाला है। राज्यसभा के आज के एजेंडे में हम देख रहे हैं बांध सुरक्षा विधेयक 2019 शामिल है। विचार और पारित किए जाने के लिए इसे आज कार्यसूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा सदन में प्रश्नकाल के दौरान सांसद जनहित से जुड़े तमाम अहम सवाल भी राज्यसभा में आज पूछेंगे। साथ ही अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित जो अहम पत्र हैं और संसदीय समितियां हैं, इनकी रिपोर्ट भी आज उच्च सदन में पेश की जानी है। और फिलहाल हम सीधा संसद भवन परिसर में एक बार और रुक करेंगे। यहाँ हमारे सहयोगी रवीन सिंह शुरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि उच्च सदन के एजेंडे को लेकर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। राज्यसभा में किस तरह की संभावनाएं, आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। रवीन जी नमस्कार प्रीति, बिल्कुल बहुत अहम दिन ये है, क्योंकि जिस तरह से कल हमने देखा था कि 12 जो सदस्य राज्यसभा के थे उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है और उसके बाद ये यकीनी तौर पर माना जा रहा है कि आज इस मसले को विपक्ष जो है वो कोशिश करेगा उठाने की। और अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, ठीक 10 बजे एक बैठक चल रही है विपक्षी दलों की, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे उनके कमरे में, और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस जो है वो भी एक अलग से बैठक अपनी जो है कर रही है। इसके साथ साथ
जो बीजेपी के संसदीय दल है उसकी भी बैठक संसद भवन के एक परिसर में जो वो चल रही है। तो जाहिर है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से जो कल 12 सदस्य थे जिनको निलंबित किया गया था वो मुद्दा राज्यसभा में आज किस तरह से हावी रहेगा। ये जो इसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं कि जो मॉनसून सत्र था, जिस सत्र में ये तमाम गतिरोध पैदा किया था इन सांसदों ने, उसके बाद एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था संसद टीवी की तरफ से कि आखिर मॉनसून सत्र में इतना जो गतिरोध पैदा किया सांसदों ने, उसके बाद सरकार कोई रिजोल्यूशन क्यों नहीं लेकर आई है इनके खिलाफ। तब जो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी थे उन्होंने कहा कि क्योंकि सत्र की अवधि जो है वो ख़त्म हो रही थी और इस वजह से हम लोग कोई रिजोल्यूशन मूव नहीं कर पाए थे। जो उसके बाद जो रिसेस था उसमें सरकार ने ये रणनीति बनाई है या सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि किस तरीके से जो गतिरोध बार बार पैदा किया जा रहा है उन सांसदों को समझाया जाए, बुझाया जाए या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद जो विंटर सेशन का पहला दिन था उस दिन चेयर की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि वो रिजोल्यूशन मूव किया गया और उस रिजोल्यूशन के आधार पर 256 जो नियम है राज्यसभा के नियमावली का, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है, जिससे बचे हुए सत्र के लिए अब वो तमाम 12 सांसद सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और यही रणनीति, इस पर आगे विचार करने के लिए अभी विपक्ष के जो तमाम लोग हैं, विपक्ष के जो सांसद हैं, वो अभी फिलहाल जो है बैठक कर रहे हैं। ठीक है रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट आपसे हम और लेंगे। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में सीधा जुड़े हुए हैं। सुशील जी, तमाम अपडेट जो है अभी हमारे संवाददाता ने भी दिया और जिस तरह से गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि हर दिन महत्वपूर्ण होता है संसद के सत्र का। आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। कार्यसूची तो हम देख ही रहे राज्यसभा की काफी अहम है, लेकिन इस सत्र को, इस दिन को आप कितना अहम मान रहे हैं? संसद का शीतकालीन सत्र कल से प्रारंभ हुआ। ये देश की सर्वोच्च संस्था है और यहाँ पे बात करके, चर्चा करके कोई विधेयक बनाए जाते हैं ताकि देश की जनता के हित में रहे। सबसे पहले मैं देश के किसानों को, देश के लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि कल सरकार को झुकना पड़ा और कृषि बिल वापस हुए। जब कृषि बिल वापस हुए, वो अपने आप के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि किसानों ने 1 साल बॉर्डर के ऊपर बैठ के इस संदेश दिया कि इस देश के अंदर देश के लोगों के लिए कानून बनने चाहिए और आखिर में सरकार ने माना। परंतु कल संसद के अंदर सांसद ये भी चाहते थे, कृषि बिल वापस हुआ, वो तो स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ साथ एमएसपी की गारंटी पे चर्चा हो। इस लंबे आंदोलन के अंदर 700 से ऊपर लोग जो शहीद हुए उन और हजारों लोगों के ऊपर मुकदमे बने, उन मुकदमों को वापस लिया जाए और चर्चा हो, ताकि चर्चा के बिना अगर संसद संवादहीन हो गई तो बहुत डिफ़िकल्ट काम होगा। इस संसद का अभिप्राय इससे संबंधित नहीं रहेगा। तो ये बात रही। परंतु इस देश के अंदर बेरोजगारी बहुत फैल गई है। बेरोजगारी के कारण युवा कहीं ना कहीं अपराध के रास्ते पर चल पड़ा है। मेरे जो पड़ोसी राज्य है, मैं हरियाणा की बात करूं, यूपी की बात करूं, छात्रों को पेपर हर रोज लीक हो रहे हैं। उनका भविष्य अंधकार में लटक जाता है। 1 साल बच्चा तैयारी करता है और फिर उसका पेपर कहते लीक हो गया तो ये रद्द किया जाता है। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए और उसमें एक सकारात्मक लॉ बनना चाहिए कि जो पेपर लीक के मामले में संलिप्त पाए जाते हैं उनके ऊपर कैसा कानून बने के सख्त से सख्त सजा मिले और बच्चों के भविष्य के साथ कोई ना खेल सके। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। प्रसाद सर, लगातार विपक्ष कह रहा है कि तीनों जो कृषि कानून है उन्हें वापस लिया गया है, एक स्वागत योग्य कदम है, जैसा अभी गुप्ता साहब ने भी कहा। उसके बाद भी गतिरोध का दिखना, तमाम मुद्दे हैं जो साफ किए गए हैं। आज विपक्ष की अलग बैठक भी हो रही है। मॉनसून सत्र में जिस तरह की तस्वीर हमने देखी, उसके बाद अब शीतकालीन सत्र, तो कुल मिलाकर आप पहले दिन के बाद अब दूसरे दिन क्या उम्मीदें देख रहे हैं, क्या संभावनाएं देख रहे हैं? देखिए, कुछ देर बाद शायद ये स्पष्ट होगा। विपक्ष की जो रणनीति की मीटिंग जो आपके साथी ने भी किया हमारे सामने, कल जो बातें निकल के आई वो ये था कि विपक्ष में भी एक ऐसा स्वर है जो कहता है कि लगातार इस तरह से गतिरोध बनाए रखना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हम जनता के बीच में जो अपनी बात रखना चाहें तो वो सदन में जो कार्रवाई चले तो उसमें रखा जाए।
तो एक ये पक्ष था। दूसरा पक्ष ये है कि या पूरा ही सारा का सारा विपक्ष बहिष्कार करे। ये दो एक रणनीतियों पे फैसला कल शायद चर्चा हुई नहीं, हो रही होगी जो भी है। मेरा मानना है कि जी इसमें तरीका तो देखिए, सांसद है, उनका संसद उनकी जगह है, वो कैसे चलाना चाहे सदन को, उनके आपस की रहती है रणनीति। सबसे पहले तो ये है कि अगर गतिरोध थमे और आगे का रास्ता निकले तो संसद में इस तरह की कई सारी प्रणालियां हैं, कई सारे प्रावधान हैं जिसके तहत कोई ना कोई मुद्दों पे चर्चा करा सकते हैं, सरकार के सामने आप अपनी बात रख सकते हैं। तो वो तरीका है, कई सारे हैं, लेकिन अब ये एक तरह से रणनीति बन गई। पिछले, अगर आप कहें, कोई आज बड़ी बात नहीं है, पिछले 30 सालों से, मैं करीब 25 साल से ऊपर तो संसद कवर कर रहा हूँ, तो तब से आज तक विपक्ष में जो भी रहा उनका रवैया ऐसे ही देखा है। लेकिन सबसे अहम बात एक ही होती है कि संसद को चलाना सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को मिलके ही चलाना होगा। ठीक है, ये है। इस बीच जो बड़ी बात हुई है प्रसाद सर, राज्यसभा के 12 सांसद जो निलंबित किए गए, नियम 256 इसे लेकर जाहिर तौर पर विपक्ष में नाराजगी भी है। और ये पहली बार नहीं हुआ है जब सांसदों का निलंबन हुआ है, लेकिन शायद ये पहली बार हुआ है कि पिछले सत्र के लिए आगे के सत्र में को लेकर कार्रवाई की गई हो। तो ये नियम क्या है जिसके तहत काम किया गया है, और नाराजगी कितनी जायज़, या कहें कि ये कदम उठाना भी अब कितना ज़रूरी था? देखिए, इसमें भी काफ़ी सारे अलग अलग इसमें मतभेद हैं, मतभेद भी है लोगों के बीच में कि क्या इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि होनी चाहिए, क्योंकि वरना ये जैसे गतिरोध चलता आया है, लोगों ने सदन में व्यवधान पहुंचाया है, सदन कई सारे देखे, कई कागज़ फटे हैं, और पिछले कई लोकसभा पहले तो एक पेपर स्प्रे का आपको याद होगा, तो वो भी हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे जो होने नहीं चाहिए कार्य, तो मत दोनों तरफ है। दूसरी तरफ ये कि एक रणनीति अगर आपने अपनाया है कि किस वजह से है, लोग हवाला देते हैं कि विपक्ष के एक बड़े नेता थे जिन्होंने माना ये बात कि हम व्यवधान पहुंचाना भी हमारा एक तरह से हमारा काम है, ताकि हम सरकार को आगाह करें और लोगों के सामने अपनी बात रखें। ये बात छपे तौर पे और कई जगह उन्होंने बोली भी है। खैर, सवाल ये है कि कार्रवाई जो हुई है उसका प्रणाली है, सिस्टम है, और वो कल सदन में वेंकैया नायडू जी ने अपनी बात बताया भी था कि किस तरह से प्रक्रिया में है। 12 जिनको आइडेंटिफाई किया है उनके नाम पे। लेकिन जो जो विपक्ष के बीच में एक बात और भी कल जो उठी थी कि क्या, जैसे शायद खड़गे साहब को ये जिम्मा दिया गया कि वह जाके अध्यक्ष से बात करें, चेयरमैन साहब से बात करें, एक तरह से कोई माफ़ी मांगे ये लोग। लोकसभा में भी हमने देखा पिछले सत्र पहले, जहाँ कुछ सांसद निलंबित किए गए थे, फिर बाद में उन्होंने अपना दुख प्रकट किया, खेद जाहिर किया संसद में स्पीकर के सामने, और फिर उनको आने दिया सदन में। तो तरीका है, अब सदन चलाना है, कैसे चलाना है, ये तो सांसद में कानून के जो हमारे एग्रीड रूल्स हैं, अगर उसको बार बार अगर वायलेट करेंगे तो फिर आगे रास्ता निकालना भी वो सदन के चेयरमैन का और लोकसभा स्पीकर का ही दायरा बनता है वो। बिल्कुल ठीक है। और अब आइए एजेंडे पर विस्तार से हम नजर डाल लेते हैं। दोनों ही सदनों में आज जो एजेंडा है उस पर हम विस्तार से अब बात करेंगे। लोकसभा में पहले बात करें तो आज सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 पर विचार होना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया विधेयक को पारित किए जाने का भी प्रस्ताव करेंगे। इस बिल के मुताबिक ART क्लिनिक और बैंक को नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड क्लिनिक ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य होगा। सहायक प्रजनन तकनीक यानी ART का इस्तेमाल इनफर्टिलिटी की समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक ART प्रक्रिया के लिए सेवा की मांग करने वाले दोनों पक्षों और डोनर की लिखित सहमति जरूरी होगी। और सबसे अहम बात यह है कि इस प्रक्रिया से जन्मे बच्चे को वही अधिकार मिलेंगे जो कमिशनिंग कपल के प्राकृतिक बच्चे को मिलेंगे। साथ ही लोकसभा में आज उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 भी पेश किया जाना है। कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू सदन में विधेयक को पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वेतन और सेवा की शर्तों अधिनियम 1954 और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वेतन और सेवा की शर्तों अधिनियम 1958 में संशोधन किया जाना है।
और फिलहाल हम सीधा रुक करेंगे एक बार फिर संसद भवन परिसर में, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत। पराक्रम, इन दोनों ही विधेयकों के नजरिए से हम देख रहे हैं कि लोकसभा में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो जजों से के वेतन से जुड़ा जो विधेयक हो या फिर रिप्रोडक्शन को लेकर जो तमाम हम बिल देख रहे हैं वो हो। दोनों ही बिल का एक एक करके अगर प्रावधानों की बात करें तो किस तरह से ये विधेयक अहम है? प्रीति, महिलाओं के प्रजनन संरक्षण के अधिकारों से जुड़ा हुआ जो विधेयक जिसका आपने जिक्र किया उसकी बात करूं तो हमारे देश की संसद साक्षी रही है इस बात का कि महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए जो तमाम सारे नियम और कानून हैं उनमें जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। फिर हम बात करें मैटरनिटी लीव की, जो कि मातृत्व अवकाश जो कि पहले 12 हफ्तों से बढ़ा करके 26 हफ्तों करने की बात हो, या फिर सरोगेसी मदर से जुड़ा हुआ जो विधेयक था, या फिर महिलाओं और बच्चों के लिए कुपोषण की समस्या को सुधारने से जुड़े हुए जो कवायदे हों, तो तमाम सारे ऐसे प्रयास अब तक रहे हैं जिनमें महिला सशक्तिकरण को साकार करते हुए संसद की तस्वीर नजर आती है। और उसी से जुड़ा हुआ ये जो महत्वपूर्ण विधेयक है जिसमें महिलाओं की प्रजनन जो अधिकार हैं और उनसे जुड़े हुए कई सारे महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किए गए हैं, और साथ ही साथ जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा उनको ऑपरेट करने में, उनके इस्तेमाल को लेकर भी इसमें कई सारे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो कि महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित भी करते हैं, संरक्षित भी करते हैं। इसके अलावा जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और सुविधाओं से जुड़ा हुआ जो विधेयक है उसकी बात करें तो प्रीति मैं याद दिलाना चाहूँगा वर्ष 2017 में तत्कालीन जो मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, तत्कालीन विधि और न्याय मंत्री, सबसे उस वर्ष 2017 में भी यह विधेयक आया गया था जिसमें परिवर्तन किए गए थे वेतन और भत्तों में। और उसके बाद में जिस एक्ट का जिक्र आपने भी किया कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्तें अधिनियम 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त अधिनियम 1958, इन दोनों में ही ये जो विधेयक है ये संशोधन करता है, जो कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सुविधाओं को रेगुलेट करता है। तो देश की जो विधायी कामकाज है और जो न्यायपालिका है उसमें बेहतर सुधार करने के उद्देश्य से ये विधेयक लाया गया है। और जो दूसरा विधेयक हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं के अधिकारों से, महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ ये विधेयक है, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है प्रीति, बार बार उस पर मैं आना चाहूंगा कि सदन को गंभीरता मिले। गंभीर चर्चा यदि होगी तो संसद टीवी के माध्यम से जो तमाम सारे दर्शक हैं वो भी समझ पाएंगे कि जो महत्वपूर्ण विधेयक लाए जा रहे हैं सरकार के माध्यम से उनके लाने का मकसद क्या है, और गंभीर चर्चा से एक बेहतर तस्वीर निकलेगी और यही स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीर भी कहती है प्रीति। बिल्कुल पराक्रम, तो ये दोनों ही विधेयक जो लोकसभा के एजेंडे में लिस्टेड है इन्हें लेकर फिलहाल हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। गोस्वामी सर, दोनों विधेयक काफी अहम है, और हम जजों के वेतन से जुड़े विधेयक की अगर बात करें तो जैसे जब ये 2017 में भी आया तो एक तरह से हमने देखा लोकसभा में चर्चा के दौरान इसमें आम राय देखने को मिली और इसमें कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं रहा विपक्ष की तरफ से भी। तो ये बिल अपने आप में कितना अहम है और इसे लेकर आपको क्या संभावनाएं लग रही हैं? देखिए, काम करने के लिए, उनकी सुविधा के लिए, ताकि काम बेहतर हो और कार्यकुशलता भी बढ़े, तो कोई तो ऐसे काम कर नहीं सकता है। तो उसी में जो जजेस का, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके लिए वेतनमान का नया जो कानून लाया है, क्योंकि समय के साथ सब चीज़ में बदलाव होता है। आप देखेंगे महंगाई भी बढ़ा है, सारा चीज़ बढ़ा है, तो आप सुविधा नहीं देंगे तो कार्यकुशलता नहीं होगा। तो वो आना चाहिए और बिल पर डिस्कस भी होना चाहिए। और देश के सुप्रीम संस्था जो जुडिशरी का दोनों सुप्रीम संस्था है, तो उनका चिंता होना चाहिए। ये बिल महत्वपूर्ण है और समय समय पर इन बिलों का पुनरीक्षण होता है, उनके सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। कोई जजेज अपने तो सुविधा नहीं मांग सकते हैं, और लोकसभा को ये अधिकार है। तो ये बिल आ रहा है, इस बिल पर भी डिस्कस होना चाहिए, अच्छा है, और ये हित में है। बिल्कुल। और दूसरा जो महिलाओं का जनरली उस पे मैं बात करूंगी गोस्वामी सर। पहले मैं इस पे एक राय गुप्ता जी से भी ले लूं। इसके प्रावधानों को लेकर क्या कोई आपकी तरफ से कोई और बात है? क्योंकि हम जानते हैं न्यायपालिका की आंतरिक व्यवस्था को जब मजबूती देने की हम बात करते हैं तो तमाम ऐसे पहलू हैं, और उसमें जजों का वेतन भी एक बड़ा पहलू है जिसमें सुधार होने की जरूरत है।
उसके प्रावधानों को लेकर आप आज क्या कहें? लोकसभा में मुद्दा रखा गया जी। है, लोकसभा में चर्चा होने के बाद राज्यसभा में आएगा। जी। मेरा ये स्पष्ट मत है कि वेतनमान आप सुधारें, कोई और सुख सुविधा देनी है दें, परंतु हिंदुस्तान की न्यायपालिका पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है इंसाफ के लिए, और आम कॉमन व्यक्ति जब सरकार से या किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से परेशान है तो न्यायालय के शरण में जाता है और उसके फैसले को सर्वव्यापी रूप से स्वीकार किया जाता है, चाहे कितना भी बड़ा फैसला हो। तो इसके ऊपर किसी भी विधेयक के जरिए सरकार का कंट्रोल न्यायपालिका पर नहीं आना चाहिए। न्यायपालिका एक आजाद हमारा पिलर है जो इस देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए गरीब से गरीब आदमी से लेकर बड़े से बड़े ताकतवर व्यक्ति तक कंट्रोल में जहाँ रखा जाता है, उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल किसी कदम से नहीं आना चाहिए। अन्यथा जो सुख सुविधाएं दें हम सब उनके साथ हैं। ठीक है। केवी प्रसाद सर, हम इस सत्र में भी देख रहे हैं 36 बिल हैं, 26 नए हैं, और एक एक बिल के बारे में आम लोगों को जाहिर तौर पर उतनी डिटेल में नहीं पता होता। इस बिल को लेकर मैं आपको आपके जरिए समझाना चाहूंगी दर्शकों को कि ये जो वेतन से जुड़ा बिल है, ये क्यों अपने आप में अहम है और किस तरह के जो संशोधन हैं वो अब लाए जा रहे हैं। देखिए, वक्त वक्त से चीज़ें बदल रही है। जैसे हुआ कि तमाम सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए हमारे न्यायाधीशों को, और जैसे कि माननीय सांसदों ने भी कहा, वह खुद से तो अपनी तनख्वाह बढ़ा नहीं सकते, और हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है वो ये है कि सदन के सामने ही आप फाइनेंशियल पावर्स हैं लोकसभा के पास खासकर, और ये खैर बिल तो दोनों जगह जाएगा ही, तो सुविधा देना है और जो सुविधा चाहिए, और ये वक्त वक्त की बढ़ता रहता है। और लेकिन अगर कई सालों से अगर निलंबित पड़ा है कई कारणों की वजह से, मेरे ख्याल से उनमें यही महत्वपूर्ण है। बारीकी कई चीज़ें होती है जो उस वक्त नहीं समझ आती, लेकिन यही वजह है कि कई बिल को कमेटी सिस्टम में जो रेफ़र करते हैं वहाँ पे विस्तार से चर्चा होती है, और जो विधि मंत्रालय के लोग आके समझाते हैं कि क्या क्या है, और साथ ही जो सदन में चर्चा होती है, और आमतौर देखा गया है कि इस तरह के बिलों पे कोई ज़्यादा विवाद नहीं होता। ठीक है, अब हम दूसरे बिल पे आते हैं जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, सहायक प्रजनन तकनीक। गोस्वामी सर, इसको लेकर भी आप बात कहना चाह रहे थे, क्योंकि इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत में से लेकर बहुत ज़्यादा नियम हम नहीं देखते हैं, और हमको मालूम है कि लूप होल्स कहीं कहीं हैं, तो उनको सुधारने की दिशा में ये बिल कितना अहम साबित होगा? देखिए, ये तो भारत सरकार का सराहनीय पहल है। हम तो बिहार में भी एमएलए रहे हैं, और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जननी सुरक्षा पर कई एक्ट लाए, ताकि जो हमारी माताएं जो बच्चे को जन्म देती है उसके बाद जो उनको चाहिए, उससे पहले उनको जो सुविधा चाहिए, और बच्चे को जन्म देने का आज़ादी और सुरक्षित उसको हो सके, और कई माध्यम से भी हम लोग एडप्ट करते हैं बच्चों को, तो उसके लिए सशक्त कानून भी होना चाहिए। खास करके तो माता पिता से जो बच्चे का जन्म होता है उसको तो दोनों स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अब तो टेक्निक के माध्यम से भी बच्चों का जन्म होता है, उसमें हेवी एक्सपेंसेस हैं, बहुत लोग एफर्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए भी जो एक्ट आया है, निश्चित रूप से इसमें कड़ा प्रावधान होना चाहिए। जो शिशु जन्म ले, और माता का तो पूर्ण अधिकार होना चाहिए। नारी सशक्तिकरण आज बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम लाख कानून लाख एक्ट बनाते हैं, लेकिन आज भी हमारा समाज कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि हम शक्तिमान हैं। बिल्कुल। तो कुछ अधिकार उनको बच्चों को जन्म देने का, और ये देश दुनिया में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और हिंदुस्तान भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इन एक्टों पर, जैसा कि पहले भी स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था कि चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने से देश को भी पता चलेगा, जिनके लिए हम ये कानून ला रहे हैं उनको भी पता चलेगा कि सरकार मेरे लिए कर रही है। विपक्ष को भी खुली आज़ादी है कि भाई ये एक्ट आ रहा है तो ये नारी समाज को कितना इसका लाभ होगा, उनको उनका सशक्तिकरण में क्या होगा, नवजात शिशु जो जन्म लेगा उसके लिए क्या क्या अधिकार है, सरकार उसके लिए क्या सोच रही है। केवल जो है आज जो परिस्थिति है, क्योंकि हम तो जब एमपी नहीं थे जी, एमएलए थे, तो हम ये सोच रहे थे कि शायद विधानसभा में हंगामा होता है
और लोग अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए, दमदार दिखाने के लिए वहाँ हल्ला करते हैं। लेकिन लोकसभा में आए हैं, हम लोग तो बड़ा शांत हैं। हम तो गंभीरता से ये सोचते हैं कि डिबेट हो, बहुत लोग अच्छे अच्छे बात को और हर ढंग से रखते हैं। लेकिन जिस ढंग से हंगामा करके अपने को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कोई व्यक्तिगत हो या फिर विपक्षी दल हो, कोई राजनीतिक दल हो, उनको चर्चा में आना चाहिए और चर्चा से कुछ निष्कर्ष भी निकलता है। ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष ने इस बिल को लाया है तो सब बात उन्हीं का से, विपक्ष के तरफ से भी अच्छी बातें आती है और जो देश के हित में है, समाज के हित में, तो सरकार उसको अनुकरण करती है। तो इसीलिए चर्चा होना चाहिए। लेकिन एक बात हम यहाँ इंटरप्ट करना चाहेंगे कि शीतकालीन उस सत्र अभी चल रहा है, देखिए क्या स्थिति है जी। और इससे पहले जो सत्र चला तो उसमें लोकसभा में हंगामा हुआ। लोग आखिर लोकसभा में ठीक है अपनी बात रखिए, आप विरोध प्रदर्शन करिए, कागज पार करके स्पीकर पर फेंकना, ठीक है, राज्यसभा के सभापति पर फेंकना, तो ये कहाँ का न्याय है? और इस पर आखिर लोकतंत्र का कोई तो मर्यादा है। कहीं तो आप अपने को रोकेंगे नहीं। हम बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं, बड़ों को अनुशासन कौन सिखाएगा? तो ये भी जरूरी है, इस पर भी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने चिंता भी जताई है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो अब शीतकालीन सत्र हो उसमें संसद की गरिमा और जो मर्यादा है उसको लेकर एक अच्छा संदेश लोगों के बीच में जाए। और मैं फिर से बिल के जो प्रावधान है उन पर वापस जाऊंगी। गुप्ता सर, राज्यसभा में बहुत अच्छी चर्चाएं हमने तमाम विधेयकों पर देखी हैं। अभी लोकसभा में ये विधेयक है और इस विधेयक को जो सहायक प्रजनन तकनीक विनियमन विधेयक 2020 है, इसके उद्देश्यों को अगर देखें तो महिलाओं और बच्चों को शोषण से बचाना, जो ART यानी जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव एक तरह से टेक्नोलॉजी है, उसके लिए सुरक्षित और नैतिक अभ्यास को अनुमति देना और इससे जुड़े जो बैंक और क्लिनिक हैं उन्हें एक तरह से विनियमित करना। तो ये तमाम उद्देश्य हैं जो इस बिल के जरिए जिन्हें पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इस बिल को आप कितना अहम मान रहे हैं और इस पर चर्चा भी कितनी महत्वपूर्ण है? बिल बहुत अहम है। ये पिछले सेशन के अंदर भी बिल आया था, इस पर चर्चा हुई और चर्चा के अंदर जो बातें सामने निकल कर आई, सरकार ने भी, तत्कालीन हेल्थ मंत्री ने भी इस बात को माना कि इसमें सुधार की ज़रूरत है। इसके अंदर जो सरोगेट मदर है उससे संबंधित उनकी सुविधाएं कुछ कम रखी गई थी, जो कि उस एक मदर जो बच्चे को पैदा करती है उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके आने वाले दिनों में स्वास्थ्य में क्या गड़बड़ी आ सकती है, उसके रखरखाव के लिए सब खर्चे वर्चे का प्रावधान होना चाहिए, जो पहले लिमिटेड था। उस पर संसद के अंदर ये बात, राज्यसभा में विशेषकर ये बात हुई थी कि इस पे हमें थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए ताकि उस मदर की केयर हो सके। वो जो बच्चा है, कई बार ऐसे मामले देखने को आए थे कि कहीं प्रजनन होने के बाद बच्चे को डिसऑन करने की बात उस फादर की तरफ से आई थी। उस पर कड़े प्रतिबंध होने चाहिए कि किसी भी कीमत पे जो बच्चा आया है दुनिया के अंदर उसके अधिकार में कटौती ना हो सके। इन सब बातों को लेकर उसमें डिटेल में चर्चा हुई थी और मैं समझता हूँ कि उसमें सुधार करके बिल दोबारा आया होगा। बाकी संसद में जब सामने आएगा संशोधित अभी क्या लेकर आई है सरकार, मैंने पढ़ा नहीं है, परंतु मेरा विशेष रुचि इस बात में रहती है कि महिलाओं को और बच्चे को उनके अधिकार के अंदर कमी ना आए, ठीक है, और उनका अधिकार सुरक्षित रहे और किसी भी तरीके से समाज इस बात को एक्सेप्ट करने लगा है कि जब जहाँ प्रजनन की कमजोरी है और जहाँ किसी भी दंपति में से एक की वजह से या दोनों की वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा, वो सरोगेट मदर के थ्रू वो बच्चा लाए दुनिया में ताकि उसकी ज़िंदगी के अंदर भी खुशी की किलकारियाँ आए और घर खुशियों से महके। ये बहुत ज़रूरी है और उसमें अच्छे प्रावधान बने। ठीक है प्रसाद सर, जैसे 3 बड़े उद्देश्य मैंने बताए और अभी गुप्ता जी और गोस्वामी जी ने भी इसको लेकर तमाम बातें कही हैं, और हम देख रहे हैं जो सरोगेसी विनियमन विधेयक 2021 था, सरोगेसी रेगुलेशन बिल, उसके पूरक के रूप में एक तरह से इसे पिछले साल पेश किया गया था। तो इसे लेकर आप कितना ज़रूरी समझ रहे हैं कि जो सुधार हैं और जो प्रावधान है वो कितना मजबूत करेंगे इस पूरे सिस्टम को? जी, जो समाज में ये प्रचलन कई सालों से चल रहा है, लेकिन इसमें त्रुटियां बहुत सारी आ गई थी, बहुत सारी कमियां रह गई थी। जैसे कि सांसद साहब ने भी बताया कि बच्चों के हित जो है और उनके जो अपने जो अधिकार हैं, और हाल फिलहाल में सबको याद होगा इस पर एक पिक्चर भी बनी थी इसी को लेकर, सरोगेसी को लेकर, और
तो वो आपको एक जो ये त्रुटियां आ गई हैं और जो प्रचलन चल पड़ा है, एक तो उसका वाणिज्यीकरण ना हो जाए, क्योंकि ये एक बड़ा खतरा है कि इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि आम दिनों में भी अब जिनको बहुत ज़रूरत है, और ये इस तरह भारत में नहीं, विदेश से भी लोग आके यहाँ सरोगेसी का केसेस आई हैं, उनको लेके तमाम सारी विवादें, अलग अलग कोर्ट, कई बार कोर्ट में लोग जाके दरवाज़ा खटखटाते। तो संसद इस चीज़ के सजग है, सांसद सजग है, क्योंकि लोगों के बीच में जो जाते हैं वो समाज में जो देखते हैं इस तरह के, तो उसके कानून बन के जनहित में जो ये है उसमें कार्य करना चाहिए। और शायद यही वजह है कि ये जो कमी है, चाइल्ड बैंक जो बैंक्स बन रहे हैं उनको रेगुलेट किया जाए, वो रजिस्टर हो, ताकि एक तरह से एक पूरा रजिस्टर हो तो लोग निगरानी में रहेंगे। और जो स्टेट बोर्ड है और राज्य बोर्ड है और जो वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय बोर्ड हैं, उनके कार्यप्रणाली में जो कमियां थी उसको सुदृढ़ करने की बात है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से जब ये पारित होने के लिए आएगा और बहस होगी तो इस पे और सारे इस पे विश्लेषण होगा। ठीक है, तो जाहिर तौर पर देखना होगा कि ये जो दोनों बिल हैं उसे लेकर आज का दिन काफ़ी अहम जाहिर तौर पर लोकसभा में है। किस तरह की चर्चा और रुख देखने को मिलता है इन तमाम विधेयकों को लेकर, ये देखना होगा। अब लोकसभा के बाद राज्यसभा के एजेंडे की कर लेते हैं, और राज्यसभा के एजेंडे की बात करें तो बांध सुरक्षा विधेयक 2019 सदन की कार्यसूची में आज लिस्टेड है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसमें बांधों की चौकसी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव के प्रावधान हैं। इन बांधों में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले या 10 मीटर से 15 मीटर की ऊंचाई और विशिष्ट डिजाइन और स्ट्रक्चर वाले बांध शामिल हैं। विधेयक में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है। लोकसभा से विधेयक को अगस्त 2019 में ही मंजूरी मिल चुकी है। और फिलहाल हम सीधा रुक करेंगे संसद भवन परिसर में। मेरे सहयोगी रविंद्र सिंह शुरान जुड़े हुए हैं। बांधों की सुरक्षा से जुड़ा ये जो विधेयक आज लिस्टेड है राज्यसभा की कार्यसूची में, इसे लोकसभा से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। ये बिल कितना अहम हो जाता है और इसको लेकर किस तरह की संभावनाएं उच्च सदन में आज? रविंद्र जी बिल्कुल प्रीति, ये मान के चल सकते हैं कि अगर संसद ठीक तरीके से चला और सुचारू ढंग से कार्रवाई आज हुई तो ये बिल राज्यसभा से आज पारित होने की संभावना है। देखिए कितना अहम ये बिल है कि देश में फिलहाल करीब 5000 से ज़्यादा बांध जो हैं वो अलग अलग नदियों पे और वाटर बॉडीज़ पे बने हुए हैं, जिनमें से करीब 220 या उससे ज़्यादा जो बांध हैं वो 100 साल पुराने बांध हैं, और 1000 से अधिक बांध जो है वो 50 बरस पुराने बांध हैं। उसके बावजूद इस तरह का कोई कानून नहीं है जो कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से उनकी सुरक्षा के इंतजाम करता हो, या फिर उसके आसपास जो लोग रहने वाले हैं उनके लिहाज से एक कानून जो है उनकी सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण कानून है क्योंकि इतना बड़ा जो जो ढांचा है डैम्स का, जो अलग अलग डैम्स हैं उनको रेगुलेट करने का, उनकी सुरक्षा करने के लिहाज से ये लेकर आया गया है, जिसमें जैसे आपने बताया कि 2 बॉडीज़ बनाई जाएंगी। ये नेशनल लेवल पे 2 बॉडीज़ होंगी और उसी की तर्ज पर जो स्टेट है वहाँ पर भी इसी तरह की बॉडीज़ बनाई जाएंगी। और हिंदुस्तान में इस तरह का डैम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस तरह का कानून इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत में जो 5000 से अधिक जो डैम्स हैं उनमें 90% डैम्स ऐसे हैं प्रीति जो कि एक से अधिक राज्यों की सीमाओं से लगे होते हैं। उसकी वजह से लगातार हमने देखा है कि पानी का विवाद जो है 2 राज्यों के बीच लगातार होता रहा है और वो एक बड़ी समस्या का कारण लंबे अरसे तक बना है। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन 2 राज्यों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें कहा था कि इस तरह का कानून जो है वो संसद से बनना चाहिए जो कि रेगुलेट कर सके और सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सके। उसके बाद एक बिल 2010 में आया था इसी तरीके का, लेकिन वो क्योंकि लोकसभा की अवधि खत्म हो गई थी तो लैप्स हो गया था। उसके बाद सरकार 2019 में लेकर आई है। अब जो बिल आया गया उसमें इन तमाम चीज़ों का ध्यान दिया गया है और जो वाटर जो कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो इस बात का तय करते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा के अगर मापदंडों को किसी सरकार ने अगर पूरा नहीं किया है तो उसमें दंड 2 साल की दंड तक का भी प्रावधान इसमें जिम्मेदार व्यक्ति को किया गया है। तो बहुत अहम है और क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट जो है इरिगेशन, वाटर सप्लाई, ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिहाज से भी वो जो एंट्री 17 है
और स्टेट की लिस्ट में जो एंट्री 17 है और यूनियन की लिस्ट में जो एंट्री 51 है, उसमें इस पानी के जो विषय है उन दोनों का विषय को ये एड्रेस करने वाला है, जिससे कि किसी तरह का अगर विवाद है तो उस विवाद का भी इसमें जो है आसान तरीके से समझौता किया जा सके। इसे लेकर हम राय ले लेते हैं। गुप्ता जी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। आज ये बिल राज्यसभा में लिस्टेड है। गुप्ता जी, इसके प्रावधानों को लेकर आप क्या कहेंगे, और कहीं ना कहीं इसके जरिए जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें एक जैसी बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद भी मिलेगी, तो इसके प्रावधानों को लेकर कितना है ये विधेयक एक अच्छा विधेयक है। इस देश में लगभग जो 5000 के करीब बांध हैं, नदियों के पानी को कंट्रोल करके कुछ नहरों में निकालने के लिए बनाए गए, बिजली पैदा करने के लिए बनाए गए, और देश की जो एग्रीकल्चर व्यवस्था है उसमें किस तरीके से पानी सुनिश्चित किया जा सकता है वो किया गया। परंतु बांध सुरक्षा का जो कानून बन रहा है, इसके साथ साथ नदियों को जोड़ने का इस देश के अंदर महत्वपूर्ण काम होने चाहिए, ताकि एक जगह बाढ़ आई हुई होती है और दूसरे राज्य में सूखा पड़ रहा होता है, ताकि उस समस्या से भी निपटा जा सके और पूरे देश की ये समस्याएं परमानेंट तौर पे खत्म हो। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि माननीय अटल बिहारी जी के समय पे इस योजना को शुरुआत की गई थी, परंतु वो योजना अब डंप कर दी गई है। सारी की सारी नदियाँ अगर जुड़ जाएँ तो हिंदुस्तान में वेस्टलैंड कम हो जाएगी, हिंदुस्तान के अंदर जो बाढ़ से छुटकारा मिलेगा, लोगों को बार बार घरों को विस्थापित होना पड़ता है, उससे छुटकारा मिलेगा। सरकार को बांध सुरक्षा अधिनियम एक अच्छी बात है, ये बनना चाहिए, परंतु इसके साथ साथ मैं कहता हूँ इसका प्रावधान होना चाहिए कि सारे देश की नदियों को, पानी को हम कंट्रोल करें, और जहाँ सूखा पड़ रहा है, बाढ़ पीड़ित राज्यों से पानी वहाँ पे आए, और जहाँ पे लोगों को फसल बोने के अंदर सुविधा मिले, देश की वेस्टलैंड कम हो जाए और देश के अंदर खुशहाली का शुरुआत उससे होगी। जो किसान आज आज़ादी के 75 साल बाद भी कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है, पूरी खेती तीन खेतियां साल में लेनी चाहिए कम से कम, नहीं ले पाता, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान एक ही खेती कर पाता है, तो उन समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। ठीक है गोस्वामी सर, लोकसभा से इस बिल को क्योंकि मंजूरी मिल चुकी है, तो क्या हम माने कि ये बिल उन बिल में शुमार होगा जिसे शीतकालीन सत्र के शुरुआती दौर में ही मंजूरी मिले? और हम जानते हैं कि देश भर में जो बांधों की चौकसी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव संबंधी जो प्रावधान है उन्हें मजबूती मिलेगी। देखिए, ये तो बिल देश के हित में है, और भारत तो विभिन्न प्रकृति स्वरूप से जुड़ा हुआ, हर मौसम है यहाँ, और ख़ास करके बरसात के समय, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी राज्य भी है, आप चाइना से बात कर सकते हैं, नेपाल है, तो भारी बारिश होती है, और जब पहाड़ में भी बारिश होती है तो वो पानी नदियों में आती है। तो ये बांध तो बरसाती पानी को रोकने के लिए, फ्लड नहीं आए, हमारा आबादी बचे, हमारा एग्रीकल्चर से, वो इसके लिए। और लगभग देश में 5000 या उससे अधिक बांध है, और बांध का रख रखाव, मेंटेनेंस, बांध की ऊंचाई, उसकी मोटाई, क्योंकि जब तक हम उसको नहीं करेंगे तो फ्लड से भी निजात नहीं दे सकते हैं। और जैसा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो गुप्ता जी ने कहा, हम लोग भी उसमें सहमत हैं कि नदी से नदी को जोड़ देने से ये पानी जो डिजर्ट एरिया है, जो जिस एरिया में पानी नहीं है, उस एरिया में हम उसको सप्लाई कर सकते थे, और सिंचाई का भी काम में आता है। लेकिन ये देखा गया कि फ्लड के समय पानी आया, 2 महीने के बाद पानी सूख जाती, पता नहीं पानी कहाँ चला गया, और नदियाँ भी सूखने लगती है। तो ऐसे सामान्य दृष्टि से लोग देखते हैं कि बांध का क्या महत्व भाई। हमारे यहाँ बिहार में, बिहार के 22 जिला ऐसे, 38 जिला में कि फ्लड के समय आप देखिएगा तो पानी ही पानी नजर आएगा कि समंदर है, और फ्लड जब समाप्त हो गया तो आपको नदी में भी पानी नहीं मिलेंगे। तो उसमें संरक्षण, संवर्धन आवश्यक है, और ये बिल अगर डिस्कस होगी तो हमको लगता है सभी राजनीतिक दलों का समर्थन भी प्राप्त होगा सुझाव के साथ। ठीक है, और अब प्रसाद सर, आपका भी रिएक्शन इस पर मैं चाहूँगी, क्योंकि ये जो बिल है इसमें हम देख रहे हैं 2 राष्ट्रीय निकाय और 2 राज्य स्तरीय निकाय हैं, तो कितना मजबूती देने वाला है ये बिल? इसमें देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है कि जितने सारे डैम है, करीब 90% तो इंटरस्टेट है, मतलब 2 राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच ये है डैम, तो उसका देख और रख रखाव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हाल फिलहाल में भी हमने डैम बस्ट किया, इस तरह की घटनाएं देखनी है, तो वक्त से इंफ्रास्ट्रक्चर को चाक चौबंद कर देना चाहिए। लेकिन मुझे पिछले बारी जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, करीब 2019 की बात जो है,
उस वक्त कुछ दक्षिण के खासकर कुछ राज्यों ने इसको लेके असहमति जताई थी। उनका मानना ये है कि ये एक राज्य का सब्जेक्ट है, क्योंकि जल संसाधन राज्य का सब्जेक्ट है, उसको लेके उनकी आपत्ति है। अब चूंकि ये राज्यसभा में जाएगा, जहाँ की काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, राज्यों के नुमाइंदगी ज़्यादा है वहाँ पे, मतलब डायरेक्टली वहाँ से चुन के आते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा वो बहस के दौरान कुछ सामने निकल के आएगा। क्योंकि 2010 से ये कोशिश हो रही है और 2015-14 में जब सदन समाप्त हो गया तो उसके साथ वो बिल लोकसभा में है, लेकिन अब चूंकि लोकसभा से पारित हो गया, अब ये राज्यसभा में जैसे मैंने कहा कुछ राज्यों के आपत्तियों को चलते क्या रुख होगा ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। केवी प्रसाद सर आपका भी, दुलाल चंद गोस्वामी जी आपका भी, और सुशील कुमार गुप्ता, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ संसद में आज और आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल हम आगे बात करेंगे, क्या प्रश्नकाल में रहेगा खास ये भी बताएंगे। अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। I appeal to all of you. मामले में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाइए। मैं आपकी अनुमति से कोई सरकार इस पे विचार कर रही है। What is important for all of us to realize is What I want to ask the honourable minister. What specific intervention are you doing? मोदी जी का सरकार ये चाहते हैं कि पूरा चर्चा हो जाए। सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। a report of the Department Trade Parliament Standing Committee. प्रश्न ये है कि विधेयक पारित किया जाए। हमारे मंत्रालय ने 6 साल में आम जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था है। Those in favor please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ। Ayes have it. The bill is passed. आप देख रहे हैं संसद में आज, और संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। और आइए अब बात कर लेते हैं प्रश्नकाल की। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, भारी उद्योग, गृह, सूचना और प्रसारण, ग्रामीण विकास और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से देसी गायों से दूध के कम उत्पादन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। प्रश्नकाल के दौरान सांसद किंजरापू राम मोहन नायडू गृह मंत्रालय से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के जरिए राज्य को दिए गए आश्वासनों का ब्यौरा मांगेंगे। सांसद सुब्रत पाठक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछेंगे कि इस साल हुई भारी बारिश के कारण फसलों को कितनी क्षति पहुंची है। सांसद कृपाल बालाजी तुमाने गृह मंत्रालय से प्रश्नकाल में पूछेंगे कि क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदा संबंधी राहत दिए जाने वाले मानदंडों में कोई बदलाव किए हैं। लक्षद्वीप से सांसद फैजल पीपी मोहम्मद गृह मंत्रालय से साल 2014 के बाद से निर्भया कोष के अंतर्गत बांटी गई धनराशि के बारे में जानकारी मांगेंगे। सांसद पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से देश भर में संकर बीज मिनी किट्स के वितरण से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद मन्ने श्रीनिवास रेड्डी भारी उद्योग मंत्रालय से देश भर में खासकर देश के पिछड़े इलाकों में भारी उद्योगों की स्थापना से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद ओम प्रकाश भूपाल सिंह गृह मंत्रालय से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से राज्यों को मिलने वाली आपदा राहत के बारे में प्रश्न पूछेंगे। केरल के एर्नाकुलम से सांसद हिबी ईडन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से मछली पालन क्षेत्र के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद अपराजिता सारंगी सूचना और प्रसारण मंत्रालय से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर फर्जी समाचारों के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर रवीरा स्वामी कलानिधि ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा योजना के तहत तमिलनाडु राज्य की स्थिति के बारे में प्रश्न पूछेंगे।
सांसद नामा नागेश्वर राव भारी उद्योग मंत्रालय से बीते 3 साल में पूरे देश, विशेष तौर पर तेलंगाना में स्थापित किए गए उद्योगों के चलते भी स्थापित हुए लोगों के बारे में प्रश्न पूछेंगे। सांसद बृजेंद्र सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन यानी SPMRM की हरियाणा राज्य में स्थिति से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद गिरीश भालचंद्र बापट कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पोषण स्मार्ट ग्राम कार्यक्रम को सशक्त बनाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हर मेड़ पर पेड़ योजना के बारे में प्रश्न पूछेंगे। चंद्रपुर महाराष्ट्र से सांसद बालूभाव धानोरकर गृह मंत्रालय से आत्महत्याओं के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हाल ही में पेश की गई रिपोर्ट के बारे में प्रश्न पूछेंगे। और अब बात राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की। आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद TG वेंकटेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से देश में डेंगू के फैलाव के चलते उत्पन्न स्थिति से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद मोहम्मद नदीमुल हक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान TB के मामलों की पहचान में आई से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद दीपक प्रकाश वित्त मंत्रालय से श्रेणी 1, 2 और 3 के शहरों में रहने वाले लोगों से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आवास ऋण पर दुगनी ब्याज दर वसूल किए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर के केशव राव वित्त मंत्रालय से भारत में क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने से जुड़े अध्ययन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर वी शिवदासन साल 2022 के बाद GST की प्रतिपूर्ति के संबंध में तैयार नीति से जुड़ा प्रश्न करेंगे। साथ ही सांसद संजय सेठ वित्त मंत्रालय से चिकित्सा सेवा में काम में आने वाले उपकरणों और ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के आयात की स्थिति से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। तमाम अहम सवाल हैं जो आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग सांसद अलग अलग मंत्रालयों से पूछेंगे। दोनों सदनों में आज अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा में वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी। रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी सदन में पेश किए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा, महिला, बाल, युवा कार्यक्रम और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए जाने हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के सुचारू प्रसारण के लिए संसद टीवी ने खास इंतजाम किए हैं। दोनों सदनों का प्रसारण संसद टीवी के 2 अलग अलग चैनलों पर किया जा रहा है। सत्र के दौरान लोकसभा की कार्यवाही का प्रसारण आप संसद टीवी SD लोकसभा पर देख सकते हैं और राज्यसभा की कार्यवाही का प्रसारण संसद टीवी राज्यसभा पर किया जा रहा है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों का प्रसारण संसद टीवी की वेबसाइट sansadtv.nic.in और संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी के इन प्लेटफॉर्म पर संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। और फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी पर आप कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। फिलहाल संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।